कल किसी वजह से किसी काम से कल नहीं ले पाया है तो उसको जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद नोट डाउन भी करते रहना, और उसके बाद जो आगे क्लास है तब जाके थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो कल हम थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट किया था सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस के जो कुछ बेसिक पॉइंट थे वो मैंने आपको करवाए थे। जस्ट मैम आप ठीक है ठीक है, माइक ऑफ कीजिएगा। जब कुछ बोलना हो तो माइक ऑन कीजिएगा, ठीक है। कल जो बेसिक चीजें थी तो वो मैंने आपको बता दी थी, कुछ और चीजें थोड़ा सा सेंटेंस में थी वो आज कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो आज मैंने आपको लिटरेचर कहा था, ठीक है। और शुरू के जो 3 दिन है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वो मैंने ग्रामर के लिए कहे हैं। उसके बाद जो थर्सडे और फ्राइडे है वो लिटरेचर के लिए कहे थे, और सैटरडे मैंने टेस्ट कहा था। इस बार मंडे वाली क्लास जो है मतलब 20 से शुरू हुआ था ना, 20 से शुरू हुआ था, तो मंडे तो हुई नहीं क्लास, है ना। तो ग्रामर की थर्ड क्लास है आज, तो फिर आज ग्रामर को ही कर लेते हैं, थोड़ा सेंटेंस फिनिश हो जाएगा। उसके बाद कल थोड़ा सा लिटरेचर के बारे में हम डिबेट करेंगे। उसके बाद सैटरडे को टेस्ट होगा, ठीक है। तो आइए फिर सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल मैंने काइंड बेसिक चीजें करवाई थी, उससे लास्ट जो पॉइंट था कल का काइंड ऑफ सेंटेंस था बेस्ड ऑन द फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है 5 टाइप्स थे, जैसे असर्टिव सेंटेंस, सेकंड था इंटरोगेटिव, फिर इंपैरेटिव, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको कल बताई थी इसके बारे में। और उसके बाद जो लास्ट अभी जो आपका बचता है अदर जो काइंड ऑफ सेंटेंस हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। दूसरी दूसरी भाषा में ये कहूंगा काइंड ऑफ सेंटेंस। ये जो काइंड ऑफ सेंटेंस है वाक्य के जो प्रकार है किसके बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू किसके, स्ट्रक्चर, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर है, बनावट के अनुसार वाक्य के प्रकार, ठीक है। ये जो है बेसिकली अगर किसी को पता है तो आप बता सकते हो आप साथ साथ भी, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, बताएंगे कोई, बोलो। ट्राई, बताएंगे, ऑप्शन भी दे सकता हूं मैं आपको, बताइएगा। 2, 3, 4, 5, 6, बताइएगा हाउ मेनी टाइप। ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा इनमें से कितने टाइप से हो सकते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपके हिसाब से। अगर आप बोलना चाहते हो, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है तो किस पर जाओगे आप, बताइएगा फास्ट, बताइएगा। कोई बात नहीं, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, बताइएगा। ओके नेक्स्ट, और कोई बताइए। दिनेश सर ने 4 बताया, माया मैम ने 4 बताया, बाकी बाकी बोलना नहीं चाह रहे हो। 4 बाकी, तो चलिए माइक ऑफ रखिएगा, माइक ऑफ कीजिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, देखिएगा इसमें जो आपका यहाँ पर जो है ये 3 और 4 में आपका डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप 3 भी बोलते तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। 4 भी बोलते तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। इनमें से मैं आपको बता दूं कि जनरली तो मैं इसको आपको 3 प्रकार के ही मानूंगा। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली। जो हम बात करते हैं 3 प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार वो कौन से होते हैं देखिएगा। और चौथा भी वो कौन सा होता है वो मैं आपको बता दूंगा। पहला कौन सा होता है, पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस,
अब चौथा कौन सा बोलोगे आप? इसका मतलब मिक्स सेंटेंस, है ना, मिक्स सेंटेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर भी अगर मैं जनरली बात करूं तो ये मेनली जो आपका तीन ही होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं? तीन। आपको सीखने भी कितने हैं? तीन सीखने हैं। जो फोर्थ वाला ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, है ना, क्योंकि नाम ही देखो जरा क्या है, मिक्स का मतलब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स से बने, कहने का मतलब ये इन तीनों से मिलकर बनेगा ये मिक्स। नाम ही क्या है? मिक्स है। मिक्स का मतलब जिसमें ये सब आपको मिलेगा, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। यहां पर मैं सिंपल क्यों नहीं बोल रहा हूं? सिंपल इसलिए नहीं बोल रहा हूं बिकॉज कंपाउंड में हो चुका है यूज, ठीक है, कंपाउंड में सिंपल यूज हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पर भी सिंपल यूज हो चुका है, इस वजह से मैं यहाँ पर अलग से नाम नहीं लूंगा कि सिंपल भी ऐड होता है। तो इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स से मिलकर मिक्स सेंटेंस बोलते हैं, और इसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। क्लियर है? तो आप बेसिकली तीन ही समझने की कोशिश कीजिएगा, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? और यही आपको हिंदी में भी दिखने को मिलेगा। हिंदी में जैसा आपको नहीं दिख रहा, जैसे साधारण वाक्य, है ना, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ऐसे कुछ आश्रित वाक्य जो भी है नाम, ठीक है, इसी तरीके से आपको उसमें मिलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर अगर मैं समझने की कोशिश करूंगा, अगर आपसे कोई ये कहे कि सिंपल सेंटेंस क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ना यही है, दोनों ये वाले इंपॉर्टेंट है, ये तो आप कर भी लोगे, ये दो इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, हल्की से देखिएगा किस तरीके से पहचाना आपको सिंपल, ई कंपाउंड, ठीक है। तो देखिएगा, तो अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, क्या आप पहचान जाओगे सिंपल सेंटेंस क्या होता है? इसकी पहचान क्या होती है सिंपल सेंटेंस की? बोलो, व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? फटाफट बोलिएगा, साथ दीजिएगा फटाफट। व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? बताइए, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, साधारण वाक्य क्या होते हैं? ओके, बाकी ठीक है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं। बाकी लोग बताइए, नेहा मैम आप बताइए, आपके अकॉर्डिंग क्या होता होगा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस? ट्राई योर बेस्ट, बताइए। राखी मैम आप बताइए। ठीक है, बताइए, कुछ तो बताओ, जैसे मैम ने, ज्योति मैम ने बताया वैसे आप भी बताओ कुछ। चाहे यही रिपीट कर दीजिए लाइन, अगर आपको ये लगती है तो यही रिपीट कर दो। अगर कुछ नया बताना है तो नया बता सकते हो, फिर आपको याद भी रहेगा वो, अगर आप ट्राई करोगे बोलने की फिर आपको याद रहेगा वो। ठीक है, मेरा मतलब ये नहीं कि आपको बस ऐसे ही करवाना है या इंसल्ट की, जैसे कोई नहीं है मेरे क्लास में। आपको केवल आंसर कोशिश करनी है, ठीक है। जैसा मैम कह रहे हैं, सिंगल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वेरी गुड। और कोई? ठीक है, और कोई? और कोई? और कोई बताएंगे? ठीक है, तो लगभग लगभग जैसा आप बता रहे हो, कोई कह रहा है सिंगल सब्जेक्ट या प्रेडिकेट होता है, ठीक है, या आपने कहा इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर सिंपल भाषा में कहूं, सिंपल भाषा में एक उत्तर ये भी है जिसमें एक क्लॉज हो। क्या हो? एक क्लॉज, एक क्लॉज हो। अब एक क्लॉज क्या होती थी, हमने क्या पढ़ा था, क्लॉज क्या होती है? हमने क्या पढ़ा था, क्लॉज क्या होती है? अब उसका आंसर उसी में आ जाएगा, जैसे मैम ने कहा कि सिंगल सब्जेक्ट जो भी है, तो क्लॉज का मतलब क्या होता था? क्लॉज का मतलब वो होता था जिसमें कि एक सब्जेक्ट होता था और एक क्या होता था, बोलिएगा, अपना एक प्रेडिकेट होता था। अब इसका आंसर इसी में छुप गया हो, ठीक है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब मैं ये भी तो बोल सकता था जिसमें कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है और पूरी मीनिंग दे वो, ठीक है, मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, सिंपल होता है। अगर किसी में दो वर्ब हो ना, क्या हो, दो वर्ब हो, तो वो कहने का मतलब है फिर वो सिंपल नहीं कहलाएगा, अगर किसी में दो वर्ब है। तो यहाँ पर मैं और क्लियरफाई कर दूं आपको, जिसमें कि क्या होगा,
एक वर्ब होगी, क्या होगी, एक वर्ब होगी, या ये बोल सकते हैं फाइनाइट वर्ब हो, क्या हो, एक फाइनाइट वर्ब आपको जरूर दिखेगी उसमें, क्या दिखेगी, एक फाइनाइट वर्ब आपको जरूर दिखेगी, ठीक है, जिसमें कि क्या हो, एक फाइनाइट वर्ब हो, हर क्लॉज में एक फाइनाइट वर्ब आपको जरूर मिलेगी। अब आप ये मत बोलना यहाँ पर कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ठीक है, फिर भी अगर किसी को ये चीजें थोड़ी सी पता नहीं है तो फाइनाइट वर्ब वो होती है जो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस जो चेंज होती है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आती है, जितनी भी मेन वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आती है, जितने भी आपका ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होती है वो सब के सब किसमें आती है, फाइनाइट वर्ब में होती है, जितने भी लिंकिंग वर्ब होती है वो भी सब के सब कहाँ आती है, आपका फाइनाइट वर्ब में। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको मिलेगा, ये जो फाइनाइट वर्ब होती है ये चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो इसमें से आप सिंपल सेंटेंस में आप जो भी देखोगे वो कहीं ना कहीं आपको एक फाइनाइट वर्ब जरूर मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई एम अ स्टूडेंट, आप मुझे बताइएगा इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है, आप मुझे बताइएगा इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है, आप मुझे बताइएगा इस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब क्या है, और कोई बताओ, नेहा मैम आप बताइए, बताइए राखी मैम आप बताइए फास्ट, जल्दी जल्दी बताइए, पारुल मैम आप बताओ, सुनीता मैम आप बताओ, सृष्टि मैम आप बताइए, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एम जो है फाइनाइट वर्ब है, अब एम फाइनाइट वर्ब क्यों हुई, एम फाइनाइट वर्ब क्यों हुई देखिएगा, अगर मैं इसी सेंटेंस को, ये तो प्रेजेंट में, अगर मैं इसको पास करता तो आई के साथ क्या आता, वॉज आता, अगर मैं यहाँ पर आई के जगह ही करता तो एम थोड़ी ना आता, एम तो क्या आता फिर, तब तो इज आता, तो इसका मतलब ये एक बात तो समझ में आ गई कि जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये आपका, ये जो आपका चेंज हो रही है यहाँ पर वर्ब, ये कहीं ना कहीं फाइनाइट वर्ब है, क्यों, मैंने क्या कहा था, जो अकॉर्डिंग टू टेंस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्लियर है, तो ये जो सेंटेंस था कौन सा सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस था, बिकॉज हियर वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट या एक वर्ब बोल सकते हो, एक फाइनाइट वर्ब आपको दिखाई देगी। दूसरे शब्दों में यहां पर आपको एक क्लॉज मिलेगी, क्या मिलेगी, एक क्लॉज, तो एक क्लॉज होगी ये, ठीक है, और जो क्लॉज होगी मोस्टली वो आपको क्या होगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, मोस्टली जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट का मतलब है वो पूरी मीनिंगफुल होगी, किसी पर निर्भर नहीं होगी, ठीक है, ये आप सिंपल सी भाषा में समझिएगा, यहाँ पर जो आपका सिंपल आपका मीनिंग यही है कि मीनिंगफुल होगी, और मीनिंगफुल वही होती है जो इंडिपेंडेंट हो, इसको मैन क्लॉज भी कहा जाता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को मैन क्लॉज भी कहा जाता है। क्लियर है, तो जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो या जिसमें सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, या आप इस तरीके से बोल सकते हो जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और मीनिंगफुल हो, दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। क्लियर है, बाकी मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिए, यहां तक समझ में आई बात। और इसी को ही हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को अगर मैं बात करूं तो इसी को ही हम जैसे इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गया, और इसी को ही हम और ये प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलो, प्रिंसिपल क्लॉज, जिसे कि मुख्य क्लॉज क्लॉज कहते हैं, मुख्य क्लॉज या मैन क्लॉज कहा जाता है। यहां तक समझ में आया, ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ये चीजें ध्यान रखना, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, तो ये इतना आपका
ये यहाँ पर इसलिए काम आएगा, जो ये ये आपका सिंपल सेंटेंस है ना, ये आपका कंपाउंड में काम आएगा और ये कॉम्प्लेक्स में काम आएगा। यदि आपको सिंपल समझ में नहीं आ रहा तो आगे नहीं आने वाला, ये मैं पहले बता रहा हूं। क्योंकि होगा क्या, ये जो सिंपल सेंटेंस है ये आपको हर जगह दिखाई देगा। एक सिंपल सेंटेंस आपको हर जगह दिखाई देगा, ठीक है। हर सेंटेंस में, हर टाइप के सेंटेंस में एक आपको सिंपल सेंटेंस दिखेगा ही दिखेगा। कहने का मतलब है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी ही होगी, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी ही होगी, एक मैन क्लॉज होगी ही होगी। एक सेंटेंस में मैन क्लॉज या आप ये बोल सकते हो फाइनाइट वर्ब आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये बात आप ध्यान रख लो, आप अच्छे से। क्लियर है? कितना क्लियर हुआ? बोलिएगा। अब दूसरी बात तो बहुत आसान है। दूसरी बात क्या आसान है? देखो, कंपाउंड का मतलब ये होता है किसी चीज को मतलब ऐड करना, है ना, कंपाउंड करना, मिलाना, ठीक है, मिलाना। अब एक बार बताइएगा मुझे, मिलाना है, किसको मिलाना है? देखो अब इस सिंपल वाले को मिलाना है, किसको मिलाना है? बोलो। सिंपल और सिंपल। अब इससे क्या समझे आप? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? बोलो। मैंने क्या लिखा? सिंपल प्लस सिंपल मतलब? हाँ, जी जी। जो दो सिंपल सेंटेंस है उसको आपस में ऐड करना ही कंपाउंड कहलाता है। दूसरे शब्दों में सिंपल सेंटेंस को मैं क्या बोलता था? इंडिपेंडेंट। क्या बोलता था? इंडिपेंडेंट। और इसी को मैं क्या बोलता था? प्रिंसिपल, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं। इसी को क्या बोलता था मैं? मैन क्लॉज। अब इसको ऐड करके एक दूसरी क्लॉज होगी, इंडिपेंडेंट, फिर दूसरा प्रिंसिपल और दूसरी मैन क्लॉज। इसका मतलब जब हम दो इक्वल रैंक को जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं? दो इक्वल रैंक, रैंक हो गई ना। देखो, एक रैंक इधर है इंडिपेंडेंट, और ये भी कौन है? इंडिपेंडेंट है। ये भी इंडिपेंडेंट मतलब प्रिंसिपल है, और ये भी, बोलो, प्रिंसिपल है। ये भी मतलब मैन क्लॉज है, और ये भी मैन क्लॉज है। तो जो मैंने प्लस लगाया ना यहाँ पे, प्लस, है ना, प्लस, तो क्या हम वहां पर प्लस लगाएंगे अगर मुझे सेंटेंस जोड़ना है? तो अब एक चीज सीखोगे आप यहाँ पर, किसी भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। नहीं, किसी भी दो, वेरी गुड, कहने का मतलब कंजंक्शन का यूज होता है। किसका यूज होता है? कंजंक्शन का। क्योंकि कंजंक्शन का मतलब होता क्या है? वेर वी ऐड टू वर्ड्स टू सेंटेंस टू फ्रेज, है ना, यही मतलब तो हुआ। तो अब यहां पर कंजंक्शन आपका काम आएगा। अब अगर आपको थोड़ा सा कंजंक्शन की नॉलेज हो तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो आपका दो सिंपल सेंटेंस या दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो हमेशा याद रखना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही यूज होंगे। कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ये आपने जब आप कंजंक्शन पढ़ोगे ना, कुछ होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कुछ होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यहां पर जो यूज होंगे किस प्रकार के होंगे बताइएगा? कौन से कंजंक्शन यूज होंगे यहां पर? कोऑर्डिनेट। अब सवाल ये है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, अब एक चीज, नई चीज आपको दिखाई देगी यहां पर नई चीज सीखने को मिलेगी। देखो कैसे। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, जैसे आप मैम कह रही थी एंड, बट, और, ये सुनोगे ना आपने, नॉट ओनली, डैश डैश, बट ऑल्सो, सुना आप लोगों ने ये इस तरीके से? जो ये एंड होता है, बट होता है, और होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, ये कंजक्शन ऐसे कंजक्शन होते हैं जो दो बराबर इक्वल रैंक को आपस में ऐड करते हैं। इक्वल रैंक का मतलब ये हुआ कि इसकी रैंक भी अपनी पूरी होगी मीनिंगफुल,
और ये भी बराबर का होगा, ये नहीं कि इस पे डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं होगा, दो बराबर होगा। जैसे ये दो पेन है, इसका दोनों का वेट लगभग बराबर ही रहेगा, है ना, तो इक्वल रहेंगे। कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे, भले कलर में थोड़ा सा अलग है ना, तो इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर जो हम जोड़ेंगे इक्वल रैंक में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। ठीक है, अब मैं यहां पर ये बोल सकता था पेन एंड पेंसिल, ऐसे भी बोल सकता था, है ना, एंड करके। तो यहां पर मैंने वर्ड्स को जोड़ा। किसको जोड़ा? वर्ड्स को जोड़ा। अब वैसे मैं सेंटेंस को भी तो जोड़ सकता हूं। जैसे कोई सेंटेंस, जैसे कोई सा सेंटेंस अगर मैं बोलूं, कोई सा सेंटेंस याद दिलाइए। जैसे हाँ, आई रोट अ लेटर, ठीक है, बट ही डिड नॉट रिप्लाई मी। देखो, आई रोट अ लेटर एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है ना, है। आई रोट अ लेटर, सब्जेक्ट भी है और एक फाइनाइट वर्ब भी है। बट या एंड कुछ भी जोड़ दो, बट ही डिड नॉट या शी डिड नॉट रिप्लाई मी, तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर भी एक सब्जेक्ट था और एक फाइनाइट वर्ब थी, तो दो इक्वल रैंक होगी। क्या हो गई? दो इक्वल रैंक होगी। और दोनों जगह कौन से सेंटेंस थे? प्रिंसिपल क्लॉज इधर भी थी, इधर भी थी। इधर भी सिंपल सेंटेंस, इधर भी सिंपल सेंटेंस। इधर भी इंडिपेंडेंट क्लॉज और इधर भी इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज जोड़ने के लिए या दो मेन क्लॉज जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किया जाता है। और एक विशेष ध्यान, जब भी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं तो उसको कहा जाता है, उस क्लॉज को पूरा कहा जाता है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्या कहा जाता है उसको? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, उसी नाम से पढ़ता है। ठीक है, कैसे? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं यहां पर एक छोटा सा। ठीक है, जैसे मैंने यही वाला दिया अभी आपका, जैसे सिंपल यही वाला एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जैसे मैंने अभी कहा कि सपोज दैट आई रोट, जैसे कुछ भी, आई रोट हिम a letter but she did not reply me। ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। क्या ये? पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। अगर पेपर में आता है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या मिक्स है, ऐसा भी बोल सकते हैं, तो कौन सा सेंटेंस है ये? कंपाउंड। कैसे पहचाना हमने कंपाउंड? पहले देखना है, आई रोट अ हिम, यहां तक पढ़ो पहले। आई रोट अ हिम सिंपल सेंटेंस है पूरा, है ना, ये यहां तक ये पूरा सेंटेंस है। एक ही वर्ब है और एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। सब्जेक्ट दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। वर्ब से मतलब है, वर्ब से। किससे मतलब है? वर्ब से। ठीक है, तो यहां पर एक प्रिंसिपल क्लॉज बोलो या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलो या मैन क्लॉज बोलो, तीन नाम बन गए इसके, है ना। अब देखो, ये हो गया कंजक्शन। कौन सा? कंजंक्शन। और कौन सा कंजंक्शन था ये? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब आगे पढ़िएगा, अब आप चीजें सारे भूल जाइए, आगे वाली चीजें भूल जाइए, आप इतनी सारी चीजें भूल जाइए। यहां से पढ़ो अब, शी डिड नॉट रिप्लाई मी, उन्होंने मेरा जवाब नहीं दिया। देखो, सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है ना। ये जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है, ये एक ही गिनी जाती है, मत बोलना दो हो गई, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख लेना, ये जो वर्ब है आपका, यहाँ पर एक वर्ब गिनी जाएगी, ये मत बोलना दो हो गई हो, है ना। तो यहाँ पर जो आपका एक वर्ब है रिप्लाई और एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी आपका पूरा का पूरा प्रिंसिपल क्लॉज बन गई है। क्या बन गई? प्रिंसिपल क्लॉज बन गई या मेन क्लॉज बन गई या इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गई। फिर मैंने आपको एक नया नाम बताया था, जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़ता है तो उसको कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कह सकते हैं। कौन सी क्लॉज? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब यहां देखिएगा, अब यहां देखिएगा, अब यहां से लेके यहां से ऐड करूंगा बट से, बट शी डिड नॉट रिप्लाई मी।
अब ये मत बोल देना कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है, अब ये मत बोल देना ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कौन सी क्लॉज होगी अब ये, बोलो, अब कौन सी क्लॉज होगी यहाँ, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्यों, बिकॉज ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बना है। किससे बना है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। यहां से अब कौन सी क्लॉज होगी, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो इस तरीके से आपका साथ साथ क्लॉज वाला चैप्टर भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपका प्रिंसिपल क्लॉज, यहां पर दो क्लॉज थी, मतलब सिर्फ एक क्लॉज होती थी, और यहां पर कितनी क्लॉज है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन होंगे क्या, इक्वल रैंक के जुड़ेंगे। वो कौन से रैंक के जुड़ेंगे, इक्वल रैंक के। कहने का मतलब है दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब दूसरा सेंटेंस जैसे हम बोलते हैं, आई किल यू, आई, एग्जाम्पल दे रहा हूं दूसरा में, इसी का ही, ठीक है, कंपाउंड का, आई किल यू। ठीक है, आई किल यू और यू किल मी। अब देखो, यहां तक पढ़ो जरा, आई किल यू, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब है, प्रिंसिपल क्लॉज होगी, मैन क्लॉज है, किसी पे भी डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, प्रिंसिपल है, मैन है। अब इसको भूल जाइएगा अभी थोड़ी देर और को, और इससे पहले भी भूल जाइए। यहां देखो, यू विल यू किल मी, है ना, तो इसका मतलब ये भी कंप्लीट क्लॉज है। तो कहने का मतलब ये हुआ, या तो आप इसको ये बोलेगा ये भी सिंपल सेंटेंस था और ये भी सिंपल था, या आप बोलेगा ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, या आप बोलेगा ये मैन क्लॉज है या ये मैन क्लॉज है। तो दो इक्वल रैंक हो गया, क्या हो गया, दो इक्वल रैंक हो गया। ये दो इक्वल रैंक के बाद मैंने क्या कहा, ऐसा कंजक्शन यूज करना है जो दो बराबर को बैलेंस रखे। क्या रखे, बैलेंस रखे। तो ऐसे कंजक्शन को जो बीच में आते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। और अब मैं यहां से कोशिश करूंगा, अगर मैं यहां से लेने की कोशिश करूं कोऑर्डिनेटिंग से और से, तो ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बन गई। कौन सी बन गई, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। यहां तक समझ में आया अब, बोलो। हम्म, तो साथ साथ आप नोट भी करते रहा करो। ठीक है, अब वो चीजें इतना पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा कि बच्चों की तरह आपसे लिखा हुआ लिखो बच्चों, अब ऐसा करो वैसा करो। ठीक है, तो साथ साथ आप नोट डाउन भी जितना आपको लगे कि मेरी मुझे जरूरत है इसको नोट करने की, तो आप करते रहा करो। बाकी फिर बाद में अगर टाइम लगता है तो उसके बाद या उसको, ये चीजें आपको फॉर्मेशन जो है आपका सेंटेंस फॉर्मेशन अब आना चाहिए। मुझे आपको कॉन्सेप्ट बताने, क्या बताने, कॉन्सेप्ट बताना है, और मुझे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, समय को भी देखना है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से अगर मैं सारा चीजें आपको लिखाने की कोशिश करूंगा, मुझे समझाना आपको, यानी रट्टा नहीं मारना है। क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या होता है, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, वो आपके लिए बोझ बनता है, बोझ बनता है। ठीक है, आपके लिए वो टेंस का कारण बनता है। आप उसको हल्के में लीजिएगा, मतलब हल्के में इन द सेंस उसको प्रैक्टिकली करिएगा, एक बार अपने आप से जोड़िएगा इससे, क्या वास्तव में ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है। तो बिल्कुल रियल चीजें हैं और सिंपल सिंपल चीजें हैं, कोई इसमें कोई आपको अलग से याद नहीं करना है, कुछ अलग से ज्यादा एफर्ट नहीं करने। इसी में ही आपको गोल मोल करके चीजें आपको याद हो जाएगी। प्रैक्टिस करके होगी, बिना प्रैक्टिस करके तो नहीं होने वाला, ये तो मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, मैं केवल आपको गाइड कर सकता हूँ, इस तरीके से ये चीजें होती है। बाकी आपको खुद भी तो इस चीज में थोड़ा एफर्ट करना है। आपको रास्ता दिखा दिया, बाकी आप एग्जाम्पल बहुत सारे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी होता क्या है, देखो समझने की कोशिश पता कैसे करिएगा। अगर आपको शुरुआत में समझ में आ गया ना, शुरुआत में, तो लास्ट तक अपने आप ही समझ में आता है। समझने की बात होती है शुरुआत में। देखो सिंपल से ही सारी चीजें आपको रिलेट होने वाली। अब आपको कंपाउंड आ गया, सिंपल आ गया, तो कॉम्प्लेक्स में कोई ज्यादा आपको परेशानी नहीं होने वाली। तो सिंपल से चीजें हैं इसमें भी। इसमें एक चीज याद रखना, मैंने एक चीज कही थी शुरुआत में कि जो ये सिंपल सेंटेंस है ये हर सेंटेंस में होता है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें
एक तो आपका एक मेन क्लॉज, मैन बोलो या प्रिंसिपल बोलो या इंडिपेंडेंट बोलो, देखो मैं इतने नाम दे रहा हूं आपको, ठीक है, तीनों याद रखवा रहा हूं, या तो मैन क्लॉज बोलो या प्रिंसिपल क्लॉज बोलो या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलो या सिंपल, है ना। तो कॉम्प्लेक्स में भी आपको मिलेगी मिलेगी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी ही होगी, प्रिंसिपल क्लॉज होगी ही होगी, प्लस, अब इस प्लस का मतलब वही वाला ऊपर वाला, प्लस का मतलब कहीं ना कहीं कुछ जोड़ना है, प्लस आगे जो होगा सेंटेंस वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा, क्या करेगा, डिपेंड, ठीक है, इसीलिए इसको डिपेंड क्लॉज भी बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज जो भी आप कहना चाहते हो, डिपेंड क्लॉज, ठीक है। अब होगा क्या, देखो अब ये रटना भी नहीं है कि पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होगी बस, ऐसा भी हो सकता है पहले डिपेंड क्लॉज हो, है ना, लेकिन मोस्टली 95% आपको पहले आपको क्या मिलेगी, प्रिंसिपल क्लॉज मिलेगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलेगी, उसके बाद होता क्या है, डिपेंड क्लॉज होती है, कौन सी होती है, डिपेंड क्लॉज। डिपेंड नाम से ही पता चल रहा है, जो ये वाली क्लॉज होगी ये इस पर निर्भर करेगी, किस पर, प्रिंसिपल क्लॉज पर, ठीक है, इस पर निर्भर करेगी वो, ठीक है। अब एक सवाल और, ये तो आपको आपको यहां पर एक तो मिलेगा ही मिलेगा, ये एक क्लॉज तो होगी होगी, जो इसके बाद डिपेंड क्लॉज है वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, क्लियर है। इसके बाद जो डिपेंड क्लॉज है ऐसा मत बोलना कि एक ही है, यहां पर एक कम से कम आपको दिखाई देगी, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है आपको। अगर हेलो, तो हेलो आवाज आ रही, आवाज आ रही है ना, ठीक है। ये आपको डिपेंड क्लॉज जो है एक से ज्यादा भी हो सकती है, क्लियर है। दूसरी बात आपको एक खास बात बता देता हूं, ये जो प्लस है, क्या है, प्लस है, ये वही वाली बात फिर से आ गई, जब एक सेंटेंस यहां पर होगा, एक सेंटेंस यहां पर होगा, तो इससे जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है, कौन करता है, कंजंक्शन करता है, और कंजंक्शन भी किस टाइप के कंजंक्शन, वो करते हैं आपके सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इसको जोड़ा जाता है। दूसरी बात, इसमें भी सेम वही वाली चीजें हैं, जहां से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरुआत होती है उसी से उसको क्या कहा जाता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जब भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरुआत होती है किसी भी सेंटेंस की, तो उस सेंटेंस को क्या कहा जाता है, उस सेंटेंस को सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहा जाता है, क्लियर है। इतना साफ, इसको ध्यान में रखिएगा बात। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कि किस तरीके से डिपेंड करेगा इंडिपेंडेंट क्लॉज को, यहां पर देखिएगा आप, जैसे एक सेंटेंस हो गया, जैसे आई सॉ, आई सॉ अ मैन हु हु was wearing a white shirt, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, अब देखो यहां पर ध्यान देना, अब आई सब्जेक्ट सो वर्ब मैन, यहां तक कौन सी क्लॉज है ये, मैंने एक आदमी देखा, यहां पर फुल कंप्लीट कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो प्रिंसिपल क्लॉज है ये, कौन सी क्लॉज है, प्रिंसिपल बोलो या इंडिपेंडेंट बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना। अब ये देखो यहां पर नजर मारो, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन बोलो या रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी, कौन सा यहाँ पर कैसे यूज हो रहा है, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, बोलिएगा, रिलेटिव, हाँ, तो ध्यान देना जो कंजक्शन होते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन के काम भी करते हैं, और रिलेटिव एडवर्ब भी होता है, ठीक है। तो ये आपको वहां पर भी दिखेगा,
तो जो ये आपका यहाँ पर ये किस तरीके से ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखिएगा जरा, मैंने एक आदमी देखा यहाँ पर, ठीक है, फिर आगे पढ़ो जरा, हु वॉज वियरिंग अ वाइट शर्ट, मतलब हु वॉज वियरिंग अ वाइट शर्ट मतलब, हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जिसने जो भी है क्या पहनी है, बोलो, व्हाइट शर्ट। जिसने, अब अगर मैं ये बोलूंगा जिसने व्हाइट शर्ट पहनी, तो आपके मन में ये नहीं होगा किसने, है ना, मतलब कहीं ना कहीं वो डिपेंड कर रहा था पहले वाले सेंटेंस में। इसका मतलब कुछ उसने पहले कुछ बोला था। तो क्या बोला था उसने, इसने ये बोला था, आई सॉ अ मैन, जिसने क्या करा था, कैसे पहनी थी, व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। तो ये वाली जो क्लॉज है, हु वॉज वियरिंग अ व्हाइट शर्ट, किसने पहनी है व्हाइट शर्ट, इस मैन ने। किसने पहनी है, इस मैन ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो क्लॉज है पूरी की पूरी, हु वॉज वियरिंग अ व्हाइट शर्ट, तो इस पर डिपेंड करती है, वो किस पर, इस प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करती है। इसीलिए कहते हैं एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी, चलो मैं ऐसे बोल देता हूं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरी डिपेंड क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज। और यहां पर, यहां से अगर मैं इसको मिटा दूं इतना सा, तो इसको मैं कौन सी क्लॉज बोलूंगा, अब इसको मैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलूंगा। अब कौन सी बोलूंगा, सबऑर्डिनेटिंग। हाँ, तो इतना सा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो और भी एक एग्जांपल लीजिएगा, फिर थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखिएगा, जैसे लिख भी सकते हो साथ साथ, ठीक है। आई हैव अ रिंग, मेरे पास एक रिंग है, आई हैव अ रिंग, आई हैव अ रिंग, आई हैव अ, किससे बनी है, क्या बोला आपने, आई हैव अ रिंग डैश डैश इज मेड ऑफ गोल्ड। देखो, देखो, यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, पता है, पेपर में भरने के लिए। मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, यहां पर कंप्लीट सेंटेंस हो गए, यहां पर प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये कैसी क्लॉज है ये, बोलिएगा, इंडिपेंडेंट। अब ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फिर यहां पर हमको ऐसा कंजक्शन, ऐसा कुछ एक रिलेशन बताना है, ऐसा कोई प्रोनाउन आपको यहाँ पर ऐड करना है जो इस सेंटेंस को वो जोड़ दें, इज मेड ऑफ गोल्ड। इसका मतलब यहाँ पर कुछ आएगा, कुछ ऐसा ऐड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग है, क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो इसके साथ यहाँ पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आता है, विच का प्रयोग होता है। और ध्यान देना, अब यहाँ पर विच जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, क्या क्या बना है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, क्या, एक बार फिर, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, व्हाट, क्या बना है, रिंग 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 रिंग, है ना। तो रिंग बनी है किसकी, गोल्ड की। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये विच इज मेड ऑफ गोल्ड है, किस पे डिपेंड कर रहा है, इस सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये लास्ट वाली क्लॉज है, डिपेंड क्लॉज भी बोल सकते हो और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी बोल सकते हो। इसका मतलब एक चीज तो कंक्लूजन आ गया, जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है ना, वो डिपेंड करती है किस पर, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, है ना। इसका मतलब एक चीज और सीखने में आई, जो डिपेंड क्लॉज होती है वही सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है। बात समझ में आ रही है, जो डिपेंड क्लॉज होती है वही सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है। बात समझ में आ रही है, या ये डिपेंड क्लॉज थी और इसी को ही मैंने क्या बोल दिया, सबऑर्डिनेटिंग। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी तो डिपेंड कर रही है किस पे, इंडिपेंडेंट पे या प्रिंसिपल पे। क्लियर है। तो क्वेश्चन में आता है कभी कभार,
ये आता है, कभी अंडरलाइन कर देगा, विच इज मेड ऑफ गोल्ड। क्वेश्चन आएगा प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ऐसा नाम दे देगा वो, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कौन सी क्लॉज है ये? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है। यहां तक समझ में आया? बोलो। अब एक जो आपके मन में थोड़ा सा, मैंने शुरू में बताया, रट्टा नहीं मारना है। मैंने कहा था केवल शुरू में ही नहीं होती इंडिपेंडेंट क्लॉज, बाद में भी होती है ना, बाद में भी होती है। उसका भी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कैसे, देखो। जैसे एग्जांपल देखिएगा, when when you when you have finished your homework dash you may go home। अब कुछ रिटर्न तो लोग क्या करेंगे कि पहले क्या होता था, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, बाद में क्या होती है, डिपेंड क्लॉज होती है। लेकिन उनको मैं एक बार बता दूं, देखिएगा, when you have finished your homework, जब आप क्या करोगे, बोलो, जब आप क्या, बोलो, हाँ, तो क्या, तो व्हाट, तो क्या, यू मे गो। तो मुझे जरा एक बात बताइए, यहां पर क्या लिखूं मैं, और कितना अच्छा लग रहा है ना देन, है ना, क्योंकि यूजुअली हम यूज करते हैं बेसिकली, ये बोलने में ऐसे ही बोलते हैं, देन देन तब देन देन, है ना। कुछ नहीं आएगा, चलो एक ऑप्शन ये भी है, नाना दिस, कुछ नहीं आएगा, नो, ठीक है। और ट्राई योर बेस्ट, क्या, स्टिल स्टिल, और कोई आजमाइए अपनी किस्मत जरूर, और देन, और कौन सा देन, ओनली, और कोई कौन सा देन बोल रहे मैम आप, क्या बोला, लेट, और लेफ्ट, अच्छा अच्छा अच्छा, लेफ्ट, और कोई चार ऑप्शन आगे, पांचवा मैं दे देता हूँ, चलो पांचवा मैं बता ही दूंगा आंसर है। अब एक बार बताइएगा, जो लेफ्ट कह रहे ना, लेफ्ट लेफ्ट, उनको मैं एक बार बता दूं, जो लेफ्ट कंजक्शन, अगर मैं, चलो मैं भर देता हूँ यहाँ पर लेफ्ट, चलो मैंने लिख लिया लेफ्ट, लिख लेता हूँ मैं लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट। तो एक बात ध्यान देना, लेफ्ट के बाद हमेशा शुड आता है, शुड आता है, तो इसका मतलब यहां पर शुड होना चाहिए था, है ना। अब ये मत बोल रहे ये गलत लिखा हुआ, इसको शुड कर दो, ऐसा नहीं होने वाला। मैंने केवल यहां भरने के लिए बोला है, इसको चेंज नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब ये यहाँ पर लेस तो नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और कोई किस्मत। अब देखिएगा, ऐसा लगभग लगभग होता है, स्पीकिंग में भी होता रहता है, चलो कोई बात नहीं। आपको एक बात अच्छी से बता दूं मैं, जब भी हमने यहाँ कोशिश करी थी, देखो कंजक्शन का यूज तो यहीं से शुरू हो गया था कंपाउंड में, है ना। यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज हो गया था बीच में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी क्या हुआ था, इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले क्या हो रहा था, इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रही थी, और फिर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आ रहा था, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आ रहा था, है ना, ऐसे हो रहा था, या डिपेंड बोलो। लेकिन ध्यान देना, जब भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज या डिपेंड क्लॉज शुरुआत में आता हो, किस, कहां आता हो, शुरुआत, स्टार्टिंग में आता हो, जैसे यहां आया है ये। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, यू मे गो होम, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, यू मे गो होम, आप घर जा सकते हो, ठीक है। ये
इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता ये, क्लियर है। लेकिन यहां पर क्या कर दिया, वेन लगा दिया, इसीलिए क्या बन गई ये, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बन गई। दूसरी बात, जब भी शुरुआत सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से होती हो तो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कॉमा का यूज होता है। किसका होता है, कॉमा का यूज। ये चीजें आप ध्यान रखना, कॉमा भी एक कंजक्शन का रोल निभाता है, ऐड करता किसी दो सेंटेंस को, क्लियर है। तो ये चीज आप खास याद रखना कि जब कंजक्शन शुरुआत में आ जाए या कोई ऐसी क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज शुरुआत में आ जाए तो जो ऐड करने वाले दूसरी क्लॉज होगी तो कॉमा से करेंगे। किससे करेंगे, कॉमा से। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। यस नो, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है, तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक चीजें ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसमें जो आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन में वो ऐसे कंजक्शन होते हैं जैसे व्हेन हो गया, वेयर हो गया, अनटिल, अनलेस, दैट, बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, सो दैट, हु, व्हाट, सिंस, ठीक है, लाइक दैट, इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, इसका यूज ना एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। इसका यूज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है और रिलेटिव एडवर्ब भी होता है। वो जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो वहां पर वो यही चीजें रिपीट होगी। मैं यही वाला एग्जांपल वहां दे सकता हूं, क्लियर है। तो ये आपका इसमें सेंटेंस से, बेसिक सेंटेंस से, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका इसमें कॉम्प्लेक्स में था। अब बारी क्या आती है, बारी आती है जो लास्ट वाला है, मिक्स वाला। मिक्स का मतलब क्या हुआ, मिक्स का मतलब यही तो हुआ, उसमें कंपाउंड भी मिलेगा, कॉम्प्लेक्स भी मिलेगा, है ना। इसमें दोनों चीजें आपको मिलेगी। मिक्स में एक खासियत ये हो जाती है, मिक्स में एक खासियत ये हो जाती है, क्या मुझे कोई बताएगा इसमें सिंपल सेंटेंस कितने होंगे, एक, दो या तीन या चार या पांच, सिंपल सेंटेंस कितने होंगे मिनिमम, और कोई, दो, और कोई मिनिमम, और कोई बताइए, और कोई बोलो। ये क्वेश्चन बहुत, क्या बोलेगा, बहुत बेसिक बात है, बताइए कितने मिनिमम कितने सेंटेंस होंगे ये मिक्स में, सिंपल सेंटेंस कितने होंगे मिनिमम, सिंपल वाले बताइए, कितना होना नेसेसरी है, कंपलसरी है, बताइए, 1 2 3 4, और कोई बताओ। बाकी लोग भी तो बता सकते हैं, अगर किसी ने 2 बताया तो 2 बताओ, आप भी 1 बताना तो 1 बताओ, 3 बताना तो 3 बताओ, बताइए जल्दी, जल्दी बताइए, नहीं बताना है, 2 ही होंगे। और तो ध्यान देना, 2 मिनिमम होंगे, कितने, 2 मिनिमम होंगे, क्लियर है। बाकी 3 भी हो सकते हैं, 4, मिनिमम 2 होंगे। क्यों, यदि एक होगा ना, एक होगा, यदि एक होगा, सिंपल सेंटेंस एक होगा और बाकी फिर वो आपका ये, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में होता क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज होगी, एक ही अगर प्रिंसिपल क्लॉज होगी बात तो डिपेंड होगी, यदि डिपेंड क्लॉज होगी तब तो कौन सा सेंटेंस बनेगा, तब तो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो, है ना। यदि दो होगी, यदि दो होगी तो कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। तो एक तरफ तो दो, एक तरफ क्या होगी इसमें, एक तरफ तो दो मतलब, अब दो कंपाउंड नहीं बोलूंगा मैं, दो कंपाउंड नहीं बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा, एक कंपाउंड बोलूंगा ना। या तो एक कंपाउंड बोलूं या दो सिंपल बोलूं, बात एक ही है, बात समझ में आ रही है। या तो दो सिंपल बोलूं या एक कंपाउंड बोलूं, है ना। तो यहां पर अगर मैं मिक्स की बात करूं तो एक कंपाउंड होता है, क्या होता है, कम से कम एक कंपाउंड का मतलब क्वेश्चन में दो सिंपल, है ना, दो सिंपल दो प्रिंसिपल बोलो आप, है ना, एक कंपाउंड प्लस
प्लस अब मैं यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में भी क्या होता है, एक सिंपल होती है जरूर। क्या होती है? सिंपल होती है। जब एक सिंपल होती है तो सिंपल तो आ चुकी है ना, सिंपल तो आ चुकी है तो बोलने की जरूरत नहीं है। तब से आगे सिंपल भी है, लो एक सिंपल मैंने और डाल दिया, चलो यहाँ पर एक सिंपल बोलता हूँ। और प्लस क्या होगा इसके साथ, इसके साथ तो क्या होता है, डिपेंड क्लॉज होती थी। क्या होती थी? डिपेंड क्लॉज होती थी। तो डिपेंड क्लॉज एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। तो इस तरीके से होगा क्या कि एक सेंटेंस होगा बड़ा सा। कैसे होगा? बड़ा। इसकी पहचान क्या है? लंबा सेंटेंस होगा। क्यों होगा लंबा सेंटेंस? क्योंकि दो तो आपको सिंपल ही मिलेंगे उसमें, है ना, दो तो सिंपल मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको तीन भी मिल सकते हैं सिंपल, और जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है वो दो भी मिल सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है वो सेंटेंस लंबा जाएगा। कहां जाएगा? लंबा जाएगा। फुल स्टॉप जो आपका एक दो हो सकता है तीसरे लाइन में जाए। किस लाइन में जाए? तीसरे लाइन में जाए। हो सकता है दूसरे लाइन में जाए, है ना। इसकी ये भी पहचान है ना। सिंपल सेंटेंस तो एक ही लाइन में खत्म हो जाता है ना, ये भी पहचान है। क्लियर है? तो मिक्स वाला कोई दिक्कत नहीं है। मिक्स में आपको मैंने बता दिया, मिक्स में कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को जोड़ दीजिएगा। कहने का मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं शॉर्ट में, अब शॉर्ट में बोल रहा हूं, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज हो। अब बात समझ में आ रही है? जिसमें कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो, वो क्या होंगे बताइए अब? मिक्स। बात समझ में आ गई? जिसमें कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज दोनों हो उसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड सेंटेंस। ठीक है, एग्जांपल देखिएगा, जैसे आई लाइक इंग्लिश, यू लाइक इंग्लिश और नॉट? बोलो, यू लाइक इंग्लिश और नॉट? क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, बताओ, बोलो, यू लाइक इंग्लिश? आई लाइक इंग्लिश, सेंटेंस लिखेंगे, आई लाइक इंग्लिश बट माई फ्रेंड, माई फ्रेंड लाइक्स बायोलॉजी, लाइक्स, हिंदी, चलो हिंदी कर देता हूं, हिंदी, हु वांट्स टू बिकम अ हिंदी टीचर, या बिकम अ टीचर ऑफ हिंदी। इस तरीके से देखिएगा, यहां पर आपको कैसे पहचानना है कि आपका सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या मिक्स सेंटेंस है। देखिएगा, शुरुआत में देखिएगा, शुरुआत करेंगे आप यहां से, देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब और यहां पर खत्म हो जाता है, एक सेंटेंस खत्म हो गया। एक तो प्रिंसिपल क्लॉज यहां मिल गई, क्या मिल गई? प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरे देखते हैं, इसको जरा हटा दो थोड़ी देर के लिए, है ना, जो ये कंजक्शन है इसको जरा थोड़ी देर के लिए हटा दीजिएगा आप। दूसरा देखिएगा, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड लाइक हिंदी, ये भी पूरा एक कंप्लीट क्लॉज है। माई फ्रेंड्स लाइक हिंदी, ये भी पूरी कंप्लीट क्लॉज है। इसका मतलब समझ में आ गया कि ये भी पूरी क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है ना। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि दोनों इक्वल रैंक के थे। क्या थे? इक्वल रैंक है, ये भी प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल है। तो जोड़ा किसने होगा? जोड़ा किसने होगा? इसको ऐड किसने करा होगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ने। तो इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि यहां तक तो आपको मिल गया कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? कंपाउंड, यहां तक। लेकिन यहां पर हुआ क्या,
एक कंजक्शन और जोड़ दिया, मतलब हु को भूल जाइएगा। अभी यहां पर देखिएगा, wants to become a teacher of हिंदी, कौन कौन बनना चाहता है? wants to become a teacher of हिंदी, कौन? माय फ्रेंड। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है अपने पहले वाले सेंटेंस पे, कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है अपने पहले वाले सेंटेंस पे। तो आप ये भी बोल सकते हो, अगर तो मुझे यहां से शुरू करना है, कहां से शुरू करना है? शुरू, तो यहां से लेके यहां तक कॉम्प्लेक्स बन गया। ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स। इसको मैं छोड़ देता हूं, एक सिंपल को मैंने छोड़ दी। अब ये वाली जो सिंपल है, ये वाली जो प्रिंसिपल है, ये काम करेगी इसके साथ, कब? इसके साथ डिपेंड होगी। अब ये डिपेंड करेगा इस पे, माय फ्रेंड पे। तो इसका मतलब क्या हो गया? कंपाउंड भी बनी और कॉम्प्लेक्स भी बनी। इन दोनों के मिश्रण को बोलते हैं मिक्स सेंटेंस। क्या बन गया? मिक्स सेंटेंस। अब इसको ना आप कंपाउंड बोलोगे ना इसको कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हैं? मिक्स सेंटेंस बोल सकते हैं। क्यों? मैंने कहा था एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये आप यहां पर देख सकते हो। क्लियर है? तो ये आपका सेंटेंस इस तरीके से चलता है। तो ये बेसिक चीजें आपको थोड़ा बहुत पहले भी थोड़ा आता होगा, बट आई होप कि थोड़ा बहुत आपको अब समझ में आ गया होगा। जो थोड़ा बहुत डाउट होता होगा या आप रिवाइज भी आपका हो गया, ठीक है, इसको आप भूलिएगा मत, इसको नोट भी करते रहिएगा साथ साथ, और इसको रिवाइज करते रहा करो। ठीक है, रिपीट करते रहा करो, तब ये अच्छे से याद रहता है। अदरवाइज आज अभी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, जैसे इसके सेंटेंस देना शुरू करूंगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है शुरू में। ठीक है, जैसे जैसे जब तक आप खुद ही इसको करोगे नहीं, देखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, बिना प्रैक्टिस का नहीं होता। ठीक है, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप ये चीजें दिखाई देने लगेगी कि हाँ इस तरीके से होता है। क्लियर? बाकी जो क्लॉज का चैप्टर आएगा, थोड़ा सा बेसिकली जो क्लॉज में शॉर्ट में कराऊंगा क्लॉज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने बता दी क्लॉज। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता दी क्लॉज के बारे में किस तरीके से होती है। तो ये बेसिक चीजें जो आपको ध्यान देनी है। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपका क्लियर हो जाता है। क्लियर है? और साथ साथ आपका इसमें क्लॉज भी लगभग लगभग रिवाइज हो गई है। ठीक है, बोलो, हुआ नहीं हुआ? इसमें एक चीज हो जाती क्लॉज में थोड़ा सा अलग। एक बार मैंने केबी का पेपर दिया था, उसमें क्लॉज के क्वेश्चन, उस समय खैर मुझे भी नहीं आता था क्लॉज। देखो, क्लॉज के क्वेश्चन पता है कितने थे? 7 या 8 क्वेश्चन क्लॉज के ही थे। 7 या 8 नंबर क्लॉज के ही थे। ऑप्शन भी क्या थे? एक जैसे। कैसे थे? ए, उसमें कहीं कहीं आता था प्रिंसिपल क्लॉज, कहीं आता था बी एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा ऑप्शन आता था एडवर्ब क्लॉज, चौथा ऑप्शन रहता था नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज, ये ही ऑप्शन रहे सब में। नाउन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। पता नहीं चलता था कौन सी क्लॉज क्या है, कौन सी क्लॉज क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको याद करके ले जाते हैं। उसमें एक चीज पता है क्या, उसमें कहीं कहीं ऐसा दिया रहता है जिसमें दैट आता हो, जिसमें वेयर आता हो, वो हमेशा नाउन क्लॉज होती है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आपको वो चीजें थोड़ी हेल्प करती है थोड़ी बहुत, बट थोड़ा सा भी अगर वो घुमा के देगा थोड़ा सा, क्योंकि नाउन क्लॉज हमेशा दैट से मतलब दैट वाली नहीं होती, वेयर वाली। वेयर जो होता है ना, वेयर वाला, ये आपका नाउन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, और आपका एडजेक्टिव क्लॉज भी होती है। जब हम क्लॉज करेंगे तो इसमें दिखाई देगा आपको कि ये तीनों जगह आता है। वेयर जो होता है तीनों जगह आता है, नाउन क्लॉज में भी आता है, एडवर्ब क्लॉज में भी आता है, और एडजेक्टिव क्लॉज में भी आता है। ठीक है, और एक खास बात आपको बता दूं, जो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है और नाउन क्लॉज है, तो इन दोनों में से कौन सा पार्ट है, डिपेंड क्लॉज का या इंडिपेंडेंट क्लॉज का? बताओ। ये जो मैं बात कर रहा हूं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के पार्ट है या डिपेंड क्लॉज के पार्ट है? इंडिपेंडेंट। और कोई?
और कोई, और कोई, और कोई, बताइए, और कोई? दोनों के होंगे। चलो, वन एक दो तो इसमें फेवर में थे, और कुछ लोग इसके फेवर में हैं, दो लोग, और कुछ दोनों में है। और कोई? बाकी लोग बताइए, अभी तो तीन लोगों ने ही बताया, जल्दी बताइए, 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 कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं। प्ले मेथड बोलते हैं इसको, कौन सा मेथड बोलते हैं? प्ले वे मेथड बोलते हैं, तो बताइएगा। बाकी लोग बताओ। जो आपका, कौन सी क्लॉज बोली? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज में आते हैं या डिपेंड क्लॉज में आते हैं? अब बताइए जल्दी। फास्ट। कुलदीप सर, आपने बता दिया? बताइए पारुल मैम। ठीक है, ठीक है, दिनेश सर आप बताइए, निशा मैम आप बताइए, फास्ट, सुनीता मैम आप बताइए, सब लोग बताइए। दोनों में। सृष्टि मैम आप बताइए जल्दी, फटाफट। मार मैम आप बताइए फटाफट, बाकी लोग जो बच्चे सब लोग बताओ। फास्ट, फास्ट, फास्ट। डिपेंड, और बाकी लोग बताइए। दोनों में, और डिपेंडेंट, आई थिंक, आई थिंक, ओके, आई थिंक है, और मतलब श्योर नहीं हो आप भी? ठीक है, और देखिएगा, अगर मैं इसको व्यवहारिक आंसर में आंसर दूं, व्यवहार में इसको सोचूं जरा, तो एक बात सोचने वाली है, जो चीज इंडिपेंडेंट होगी उसके ज्यादातर टाइप नहीं होते। पहली बात, याद कराने का तरीका बता रहा हूं, जो चीज अपने आप में इंडिपेंडेंट होगी उसके मोस्टली जो टाइप नहीं होते, ऐसे याद रखना इसको। तो ये तो है मालिक अपना, अपने आप, इसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो अपना मन मर्जी का है। इसके कौन से टाइप हो सकते हैं? नहीं हो सकते इसके टाइप। तो इंडिपेंडेंट के जो है टाइप नहीं होते, पहली बात। ये जो आप पढ़ते हो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये आपको दिखते हैं डिपेंडेंट क्लॉज में। कहां दिखते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज में दिखते हैं। कहां दिखते हैं? डिपेंडेंट। नाम क्या है इसका? निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है। अब डिपेंड क्या करता है? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों क्लॉज आपको डिपेंडेंट क्लॉज में आपको दिखाई देगी। जब हम क्लॉज पढ़ेंगे तो मेनली क्लॉज जो यही होती है, डिपेंड क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज आप जानते हो जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज होती है। बाकी डिपेंड क्लॉज ये बेसिकली तीन टाइप की होती है। ठीक है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, और ये एडवर्ब क्लॉज। क्लियर है? इतना क्लियर है? हम्म। ठीक है, बाकी इंडिपेंडेंट क्लॉज के आपको नाम पता ही है कि किस तरीके से क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस आपको मैंने बता दिया कि किसमें ये चीजें आती हैं। क्लियर है? समझ में आया? हम्म। तो चलिए, समय हो गया है, मैं विदा लेती हूँ। पूछना है तो बताइएगा। अगर किसी ने कल की क्लास नहीं देखी हो तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, साथ साथ नोट डाउन भी करते रहना। ठीक है, और चीजें को थोड़ा सा रिवाइज करते रहा करो, चाहे वो सीडीपी हो। ठीक है, उसको पढ़ते रहा करो, एक एक टॉपिक जो है आप पढ़ते रहा करो। ठीक है, डे हर दिन पढ़ते रहा करो। कोई सा भी टॉपिक उठा लो, ऐसा कोई नहीं कि कौन सा है। जो आप बस एलटी का जो सिलेबस है वहां से उसको वन बाय वन पढ़ते जाइएगा, थोड़ा थोड़ा करके वन बाय वन टॉपिक जो है आपका पढ़ते रहा करो। ठीक है,
तो ये सारी चीजें अगर आप ये सोचोगे ना कि डेट आएगी तब मैं पढ़ूंगा, तब मैं पढ़ूंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे डेट आती है आपके अंदर, मतलब हम सबके मतलब प्रेशर एक हो जाता है, प्रेशर हो जाता है, और चीजों को हम फिर एक टेंशन की तरह लेते हैं कि मेरा कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो पढ़ लो ना, अभी अभी टाइम है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लो। और समझ में भी अभी आएगा, जब तक डेट नहीं आएगी तब तक आता समझ में। जिस दिन से आपकी डेट आने लग जाएगी उस दिन से आप दिन गिनने लगते हैं, कितने दिन रह गए, आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा। पढ़ते भी हो आप, लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होता कि मैंने आज कम पढ़ लिया, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। यही आप खुद ही बोल दोगे आपकी, मुझे समझ में नहीं आया। जब डेट आती है तो आपको दिन कैसे चले जाता है पता ही नहीं लगता। तो इसलिए अभी जो आप फ्री होके पढ़ सकते हो, एक एक टॉपिक पढ़ लीजिएगा, चाहे छोटा सा टॉपिक। ऐसा मत सोचना ये बेकार टॉपिक है, ये मुझे आ जाता है, ऐसे ये गलती मत करना। आप थोड़ा थोड़ा करके उसको रिवाइज थोड़ा सा करके पढ़ते रहा करो जीडीपी। अगर आपके 20 प्लस आ गए ना उसमें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, 20 प्लस बहुत अच्छी बात है। 17-18 भी ला रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी लिटरेचर भी थोड़ा बहुत रिवाइज करता रहा करो। जिसके थोड़े से जो राइटर है ना, जो मेन मेन राइटर है, अगर किसी को लग रहा होगा हमने ये राइटर सुने नहीं, पढ़े नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जो सुने हैं पढ़े हैं उसको तो पढ़ लीजिएगा पहले, है ना। जो मेन मेन राइटर है उसको नोट कर लीजिएगा। जैसे मैंने एक पीडीएफ भेजी थी आपको शुरू में भी, ग्रुप में भी, ठीक है। तो वहां से जिस चीज में मैंने टिक लगाया होंगे, एलटीएल लेक्चर के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। तो हर एज में मैंने अलग अलग डिवाइड करके लिखे हैं उसको, ठीक है। तो मैं जो भी मैंने भी सुने हुए थे, जो भी अक्सर एग्जाम में मैंने देखे थे, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, ठीक है, यहाँ पर एलटीए लेक्चर, तो उसके सारे राइटर पे मैंने टिक करे हुए। बाकी जो सारे लिखे हुए सब नेट के लेवल के हैं, ठीक है। तो उसको धीरे धीरे वन बाई वन करके थोड़ा उसको, उसकी बायोग्राफी होगी, उसके वर्क होगी, थोड़ा सा उसकी स्टडी करते रहा करो साथ साथ, ठीक है। बाकी दो तीन चीजें तो कुल पढ़ लिए। जब आप लोगों ने उस समय लेक्चर के टाइम में इतना सारा कुछ चीजें पढ़ी थी, डील करा था, तो ये चीजें तो बहुत कम है उनके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें करते रहा करो थोड़ा थोड़ा करके। जैसे डेट आएगी तो फिर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपका जो ये समय है, ये जो मिला है रिवाइज करने के लिए मिला है, कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो इसको यूज करिएगा, इसको वेस्ट मत करिएगा। मैं अभी से ही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये चीज अगर किसी ने यूटिलाइज कर लिया समय का, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लिया, तो सिलेक्शन उन्हीं को मिलेगा। ये मत सोचिएगा हम 2 महीने में, 1 महीने में, बाद में कुछ भी कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अभी से कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन डेली करिएगा थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। बाकी आप लोग सभी लोग मैच्योर हो, समझदार हो, ठीक है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।